हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम आज फिर से अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आयोगों के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने पहली क्लास आयोग की स्टार्ट भी कर दी थी, जिसमें हमने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया था। और हमने ऐसी कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी भी नहीं थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपका क्वेश्चन बने तो आप ना कर पाएँ। मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या है कि मेरी जो क्लासें हैं वो वंक हो जा रही हैं, मतलब एक दो दिन बाद आ पा रही हैं, कभी कभी हफ्तों हो जा रहे हैं। और इसका कारण बस यही है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं क्लास बनाने में इतना असमर्थ हो जाता हूँ कि क्लास बना ही नहीं पाता हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब थोड़ी थोड़ी तबीयत सही होगी और अब क्लासें भी मैं रेगुलर बेस में लाना स्टार्ट करूँगा। हालांकि मैं अभी दावा नहीं करूँगा कि मेरी हर क्लास रेगुलर आएगी, लेकिन अब थोड़ा 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 चीज़ें सही होने लगेंगी। और मैं अपनी खुद की भी एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इस वजह से और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल क्लासें तो आपकी आती ही रहेंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। सर यूपीएससी, सर हम यूपीएससी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी जो है एक बॉडी है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। लेकिन ये सब पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बता देना चाहता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अचरज वाली बात बताऊं कि इस समय मैं खुद मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए खुद ही अपनी क्लासें देख लेता हूं, ताकि मुझे जो है किसी और की क्लासें भी नहीं देखनी पड़ती हैं और मैं अपनी ही क्लास रिवीजन के तौर पे देख लेता हूं। तो बहुत अच्छी क्लासें मैंने बनाई हैं, आप इनको देखिए जाके। बहुत अच्छे से आपको इतिहास अगर आपने कभी नहीं पढ़ा था या पढ़ रहे हैं तो सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से पढ़िए जाके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें क्लियर व क्रिस्टल होती हुई चली जाएंगी। और मैंने इसकी मैराथन्स भी बनाई हैं, तो आप इनकी मैराथन्स पे जाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो प्राचीन क्या है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की जो मैराथन है, मैंने 11 से 12 घंटे की बनाई है। आप इसको देखिए, एक ही बार में पूरा प्राचीन भारत कवर हो जाएगा आपका और कुछ भी छूटेगा भी नहीं। और उसके बाद मैंने संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की भी बनाई है, जिसको मैं अभी खुद पढ़ रहा हूँ अपनी ही क्लासों से। तो ये भी आप पढ़िए जाके, बहुत अच्छी क्लास है। और मैंने आधुनिक भारत पर भी अपनी क्लासें बनाई हैं मैराथन क्लास की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी 2 क्लासें मैंने बनाई हैं बहुत अच्छे से। अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो इससे बेहतर आपको आधुनिक इतिहास कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने खुद अपनी क्लासों का बाद मतलब एनालिसिस किया है, तो मुझे खुद लगा है कि वाकई एकदम गजब क्लासें बनी हुई हैं। तो आप इसको पढ़िए जाके बहुत अच्छे से। और मैंने भारतीय जो संपूर्ण भारतीय भूगोल है ना, इसकी भी मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी की मतलब कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी बना रखी है। इसकी 2 मैराथन्स हैं, पार्ट 1 है एक, और आपका एक पार्ट आपका 2 है। तो ये दोनों आप जाके देखिए जाके, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करूँगा, थोड़ी सी तबीयत और सही हो जाए फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूँ और उसको भी फिनिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम आ गए हैं अपने संघ लोक सेवा आयोग पे, जिसको आज हमको पढ़ना ही है। और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं होने देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। यूपीएससी ये हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भाग 14 में दिया गया है। और इसका जो आर्टिकल है वो आपका क्या है, 315 से लेके 323 तक इसकी जानकारी हमको मिलती है। यूपीएससी की जो बेसिक हमको जानकारी मिलती है वो पार्ट 14 में, और आर्टिकल 315 से 323 तक आपको देखने को मिलती है। वैसे तो आर्टिकल जो आपका भाग 14 है ना, उसमें आपके आर्टिकल 308 से लेके 323 तक की जानकारी मिलती है। आर्टिकल जो 14 है ना, उसमें 308 से लेके 323 तक का डाटा दिया गया है। लेकिन जो हम यूपीएससी आज पढ़ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी जो जानकारी हमको मिलती है
वो भाग 14 के 315 से लेके 323 तक जानकारी मिलती है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, बाद में हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको हटाने का काम किसका है, इसका टेनर किसका है और ये क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। मतलब बैकग्राउंड सर क्या होता है, मतलब ये यूपीएससी जो आज हम देख रहे हैं ये कब शुरुआत हुई थी और किसने शुरुआत की थी, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इसमें क्या क्या सुधार हुए और आज जो इस फॉर्म में हमको मिल रही है तो ये कैसे आज आई है, इसको हम सारा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो बात है 1793 की, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। क्या बने थे, भारत के गवर्नर जनरल बने थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको सीधे सीधे अगर मैं बता दूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुधार किए हैं ना, बहुत गजब इन्होंने किए हैं। जो प्रशासनिक सुधार इन्होंने किए हैं बहुत ही गजब के इन्होंने सुधार किए हैं। हालांकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था, ये अपने तरीके से सारे निर्णय लेता था, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सिविल सेवा का इसको जनक भी बोला जाता है। ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि सिविल सेवा का इसको जनक भी बोला जाता है और इसने सिविल सेवा के मामले में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। न्याय व प्रशासन व्यवस्था में इसने बहुत अच्छे सुधार किए हैं और इसे सिविल सेवा के लिए, मतलब जो न्याय और प्रशासन व्यवस्था ये सिविल सेवा के द्वारा ही तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट होती हैं ना, तो इसने बहुत अच्छे काम इसमें किए हैं, इसको सिविल सेवा का जनक बोला गया है। फिर बात आती है 1800 में। 1800 में क्या होता है, लॉर्ड बेलेजेली भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल ये होते हैं तो इन्होंने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब सिविल सेवक जो भी बनेंगे भारत में, जो सिविल परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके प्रशिक्षण के लिए, जो भी सिविल सर्विसेज आएंगे उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में बंद हो गया, लेकिन इन्होंने खोला था फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे, कलकत्ता में इन्होंने ऐसा किया था। 1806 में इंग्लैंड के हेलबरी में, मतलब इंग्लैंड में एक जगह है हेलबरी, वहाँ पे एक कॉलेज बनाया था, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की थी। इंग्लैंड के हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की थी। सर किस लिए की थी, ताकि वहाँ पे परीक्षाएं आयोजित की जा सकें, क्योंकि ये जो यूपीएससी है ना ये बन तो गया था, मतलब इसके कार्य तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसकी जो परीक्षाएं थी ना, इसकी परीक्षाएं अभी भी इंडिया में थोड़ी ना होने वाली थी। लेकिन ये इसके लिए यूपीएससी के लिए इंग्लैंड के हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। क्यों खोला गया था सर, ताकि वहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जा सके, वहाँ पे इसके एग्जाम्स कराए जा सकें, बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई जा सकें। मतलब यूपीएससी का एक डेवलपमेंट का कार्य आपका कहाँ से, इंग्लैंड के हेलबरी कॉलेज से भी स्टार्ट हुआ था। फिर बात आती है 1854 की, जब आती है मैकाले समिति। आपने मैकाले समिति को पढ़ा होगा। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1853 के चार्टर एक्ट में 1854 में एक मैकाले समिति आती है। तो मैकाले समिति कहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। क्या कहते हैं, जो मैकाले साहब कहते हैं वो कहते हैं, देखिए यूपीएससी, देखिए पहले क्या हो रहा था, यूपीएससी के जो चुने जा रहे थे सिविल सर्विसेज, ये इनके लिए परीक्षाएं नहीं हो रही थी। इनके लिए अपने जो गवर्नर्स थे, जो हेड, मतलब जो भी लोग होते थे सुपर, वो अपने हिसाब से उनको चुन लेते थे कि ये बंदा टैलेंटेड है, इसको यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज में रखना चाहिए। लेकिन 1854 में क्या हुआ, मैकाले समिति ने कहा सिफारिश की प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये इन्होंने सिफारिश की थी कि नियुक्ति जो है वो आपकी सिफारिश की थी इन्होंने कि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा कराइए आप। और ये बात 1853 के चार्टर एक्ट में भी देखने को मिलती है। फिर 1855 में क्या हुआ, लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ कर दिया गया। क्या किया गया, लंदन में स्टार्टिंग कर दी गई। और इनकी लंदन में जब स्टार्टिंग हो गई 1800, देखिए यहाँ पे डेट में आप कंफ्यूज नहीं हुए, 1854 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, जहाँ पे ये सिविल सेवा परीक्षा का स्टार्टिंग हुआ था। अब क्या है, न्यूनतम एज इनकी 18 वर्ष थी इस टाइम पे 55 में, और अधिकतम वर्ष आपके कितने थे, 23 वर्ष। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष का है तो वो यूपीएससी में आपका क्या है, एग्जाम दे सकता है। और या फिर उसकी एज 23 साल तक होनी चाहिए, 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यूपीएससी वो दे सकता है। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर
जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। ये सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे। कब? 1864 में इन्होंने, अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में किसी भी व्यक्ति ने 1800 मतलब भारत के किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था, तो वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने लंदन में जाके ही इसकी परीक्षा दी थी और टॉप नहीं मतलब इसको पास किया था। बहुत अच्छे नंबरों से इन्होंने पास किया था। अब आगे बढ़ते हैं। 1886 की बात है। एक एशियन आयोग आता है। कौन सा आता है? एशियन आयोग आता है, जो कि लॉर्ड डफरिन के समय में आता है। और लॉर्ड डफरिन सर वही है जिसके काल में क्या हुआ था, आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। कब? 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन के काल में ही आपका एशियन आयोग आया, जिन्होंने जो यूपीएससी है ना, उसकी जो एज डिसाइड की थी। इन्होंने कहा 23 वर्ष आपकी क्या है, इसकी एज होनी चाहिए। 23 वर्ष का व्यक्ति इसमें क्या है, 23 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, इससे कम वर्ष का आपका क्या है, नहीं ले सकता है। इन्होंने ऐसी बात की थी। अब 1912 में देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स लेके आया हूँ। मेरी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ा, फिलहाल देखिए आराम आराम से बोल रहा हूँ। 1853 में क्या कहा गया था डलहौजी के समय में, कि 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसमें बैठने के लिए, मैक्सिमम एज। कैनिंग के टाइम पे 1860 में कहा गया था 22 ही एज होनी चाहिए। 66 में लॉरेंस के टाइम पे कहा गया था कि इसकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा व्यक्ति का इसमें नहीं बैठ सकता। और 1878 में तो लिटन ने तो बहुत ही हद कर दी। इसने कहा बस 19 वर्ष अगर आपकी एज है तभी आप इसमें कर सकते हो। अगर 19 वर्ष से ज़्यादा हो गए आप, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये लिटन ने बहुत मामला गड़बड़ कर दिया था। और 1886 में, ये देखो 78 की बात है, ये 86 में फिर से 23 वर्ष इन्होंने कह दी थी कि नहीं 23 वर्ष तो होना ही चाहिए। इतना कहाँ उसका दिमाग खुल पाता है व्यक्ति का कि वो यूपीएससी जैसे एग्जाम को 19 साल में दे सके। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता था। और आज के एग्जाम में, उस समय के एग्जाम में बहुत फर्क भी था। जो चीज़ें आज आ रही हैं वो चीज़ें उस समय तो नहीं थी, लेकिन उस समय के व्यक्ति के लिए, आज के समय के व्यक्ति के लिए वो जो इक्वाइपमेंट थे वो भी तो उस अवेलेबल नहीं थे ना। 1912 में एक इस लिंकन आयोग आता है, जो कि हार्डिंग के टाइम पे आता है। हार्डिंग सेकंड के टाइम पे आता है। हार्डिंग सेकंड जो कि 1911-12 में क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। तो उनके टाइम पे एक कौन सा आता है, इस लिंकन आयोग आता है, जो भारत में परीक्षाओं की सिफारिश के लिए बात करता है। ये कहते हैं 1912 में बात होती है कि देखिए ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें बहुत सारे भारतीय जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे भारतीय इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो बात क्या है कि भारतीयों को लंदन में हर कोई तो नहीं वहाँ पे अफोर्ड कर पा रहा है। अगर यहाँ पे हो जाएंगी, हमारे देश में हो जाएंगी, तो हो सकता है हम लोग भी इसमें एफर्ट कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मतलब इन परीक्षाओं को क्रॉस कर पाएँ। तो ये सिफारिश की बात करते हैं कौन से, इस लिंकन आयोग के द्वारा, कि भारत में परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। 1922 से एक ऐसा वर्ष आता है जब प्रथम बार भारत में परीक्षाओं का आयोजन होता है। कहीं कहीं पे आपको 1923 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। 1922-23 में एक ऐसा वर्ष आया जब भारत में ये परीक्षाएं आयोजित होने लगी और इलाहाबाद में पहली बार हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई हैं। अगर यूपी वाले बच्चे हैं, यानी यूपी स्पेशल का अगर कोई मामला है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहले यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स हुई थी भारत में, वो कहाँ पे हुई तो यूपी इलाहाबाद में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब 1 अक्टूबर, अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होगी इस यूपीएससी के बनने की। देखिए बन तो पहले ही से रहा है, एग्जाम तो पहले ही से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक उसको संवैधानिक आकार मिलने की बात होगी। यहाँ से उसको संविधान में लाया जाएगा। 1 अक्टूबर 1926 को एक ली आयोग का गठन होता है। क्या होता है सर? ली आयोग। और ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे होता है। लॉर्ड रीडिंग जो कि 1923 में इसने क्या किया, सिफारिश की थी कि लोक सेवा आयोग का गठन हो। इसने कहा था 1923 में कि लोक सेवा आयोग का गठन हो, और ली आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन होता भी है। क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन होता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो रास बारकर बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, रास बारकर पहले अध्यक्ष बनते हैं, इसको याद रखना।
अब ये जो ली आयोग है, इसी ली आयोग के बाद क्या होता है 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आता है, इसी ली आयोग के आधार पे, इसी ली आयोग के मतलब एक तरीके से बेच पे केंद्र में फेडरल सेवा आयोग और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। किसके जरिए? भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए केंद्र में फेडरल, देखिए केंद्र क्या है, केंद्र में फेडरल सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी बोलेंगे बाद में, 1 अप्रैल 1937 को ऐसा होता है। और प्रांत में लोक सेवा आयोग जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट पीएससी जो होता है ना, यूपीसीएस जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे हो गई थी। ये आपकी 1935 के अधिनियम से बातें आई थी, लेकिन ये ली आयोग के आधार पर ही सारी बातें हो रही थी। अब 26 जनवरी 1950 को वर्तमान स्वरूप में संघ लोक सेवा आयोग आता है। कहाँ से आता है? यही जो केंद्र का जो फेडरल लोक सेवा आयोग है ना, इसी को यहाँ पे क्या है, मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है कि 26 जनवरी 1950 को वर्तमान स्वरूप में संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक्स जानकारी है, क्योंकि अब हम आज के यूपीएससी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी वो आर्टिकल 315 में मिलेगी, भाग 14 में, जो कि 308 से लेके 323 तक की बात करता है, भाग 14। लेकिन आपको जानकारी 315 में मिलेगी। स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के द्वारा। इसका जो मुख्यालय है यूपीएससी का, वो न्यू दिल्ली में, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में आपका ये मुख्यालय पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब इसका नेचर कैसा है? ये संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद में मिलता है, और वो अनुच्छेद आपका 315 है, भाग 14 है। और ये एक स्थायी एक बॉडी है, इसको मतलब ऐसा नहीं कभी भी हटा दिया जाए। ये एक स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है। आपने देखा होगा यूपीएससी एक ऐसा अपना एक बोर्ड है, एक ऐसा अपना निकाय है, आयोग है, जिसके हर साल आपके एग्जाम होते हैं और उसके एक विधिवत टाइम पीरियड में उसके एग्जाम्स होते रहते हैं। उसको मतलब क्या है, वो स्वतंत्र है अपने खुद के निर्णय लेने में, खुद की व्यवस्था करने में, तो वो एकदम स्वतंत्र है। और ये बात आपको कहाँ से देखने को मिलती है? आर्टिकल 315 में इसकी जानकारी मिलती है। अब इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है? ग्रुप ए और बी ग्रुप की केंद्रीय नियुक्तियां करता है। ये जो केंद्र लेवल पे जो नियुक्ति होती हैं, जिसको आप आईएएस बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है ना, आईएफएस होती हैं, ये सारी की सारी जो ग्रुप लेवल ए और ग्रुप बी की जो भी नियुक्तियां होती हैं वो इसके कार्य होते हैं। अब इसके पहले अध्यक्ष मैंने बता ही दिया है, रास बारकर थे, जो कि 1926 से लेके 32 तक रहे थे, क्योंकि 1926 में ली आयोग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और जो तात्कालिक अध्यक्ष बने थे, तात्कालिक अध्यक्ष सर कौन से? 1950 में जब इसको वर्तमान नाम दिया गया संघ लोक सेवा आयोग, उस समय एच.के. कृपलानी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और वर्तमान में तो आपके अध्यक्ष आपके मनोज सोनी हैं ही हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। और इसको एक बार आप चेक भी कर लेना कि वर्तमान में मनोज सोनी ही हैं या कोई और हैं। फिलहाल मुझे वर्तमान के बारे में इतनी अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मेरी आइडिया है, मेरा विचार है, यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक टेबल बना के लाया हूँ जो इसके पूरे हिस्ट्री की बात करता है। चाहूँ तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और बता ही देता हूँ। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि भारत में सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनता है इसकी ट्रेनिंग्स के लिए, इसके प्रशिक्षण के लिए, ये बात हमने की थी। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक ईस्ट इंडिया कॉलेज बनता है। कहाँ? हेलबरी में, इंग्लैंड के लंदन में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनता है, इसी की प्रशिक्षण के लिए बनता है। 1833 में क्या होता है? धारा 87 द्वारा इसको समानता दी जाती है। 1833 में एक मतलब 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है ना, जिसको हम बोलते हैं, उसमें धारा 87 में इसको रखा जाता है और इसको समानता मतलब एक तरीके से इसको वैल्यू दी जाती है, इसको एक तरीके से ओहदा दिया जाता है। और 1854 का जो मैकाले का जो समिति आता है ना, मैकाले की समिति के बाद ही 1855 में क्या होता है? प्रतियोगी परीक्षाएं आरंभ होती हैं, लेकिन कहाँ पे? लंदन में। और 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय बनते हैं जो कि ये परीक्षा क्रॉस करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा क्रॉस करते हैं।
उस टाइम पे इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, और ये बात मैंने शायद नहीं लिखी है, लेकिन सिविल सर्विसेज तो लिखा है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं लिखा है, लेकिन भारतीय सिविल सेवा तो लिखा है हिंदी में। तो समझ लेना आप, इसमें सिविल सेवा बोला जाता था, और उस समय इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं बोला जाता था। और 1866 में 86 में एशियन आयोग आता है डफरिन के टाइम पे, जो बात करता है कि भारत में, मतलब ये एक तरीके से क्या होता है, ये आप आयोग में क्या कहा जाता है कि भारत में क्या होनी चाहिए, भारत में क्या होनी चाहिए, एक ये आयोग का गठन होना चाहिए, इस तरह की ये बात करते हैं, सिफारिश करते हैं। इसमें नियुक्तियों की बात की सिफारिश करते हैं कि इसमें जो नियुक्तियां होनी चाहिए वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए, ये बात इसमें करते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इस पॉइंट को मिस कर रहा हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ मैं भी कि 1886 में क्या हुआ था। अच्छा, इन्होंने एज की बात की थी, क्या बात की थी, एज की बात की थी। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था कि मैं कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने देख ही लिया। 1886 में इन्होंने एज के बारे में बात की थी कि देखिए 23 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि जब ये 1855 में आया था तब भी इन्होंने 18 से 23 की बात की थी। अब 1886 में एशियन आयोग ने कहा 23 वर्ष तो आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि 23 वर्ष में बच्चा जो है थोड़ा मेच्योर हो पाता है। 1912 में जो इस लिंक्डइन आयोग था, इसने कहा था कि भारत में परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए, ऐसा कुछ बंदोबस्त किया जाए कि भारत में होना चाहिए। और 1922 में इलाहाबाद में परीक्षाएं स्टार्ट भी हुई थी। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आती है, हालांकि यहाँ पे 26 होना चाहिए, और ली आयोग की रिपोर्ट आती है 1 अक्टूबर 1926 को। क्या होता है कि जो ली आयोग गठन होता है, और ली आयोग के गठन के आधार पर ही 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पे एक फेडरल सेवा आयोग का गठन होता है, और 26 जनवरी 1950 को उसी के आधार पे संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। और 1976 में आता है कोठारी आयोग, जिसके आधार पे और इसको क्या है मान्यता मिलती है। और 1989 में सतीश चंद्र समिति बनती है इसी यूपीएससी के लिए, और 2004 में जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो आपको आज देखने को मिलता है। 2004 में ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें देखिए मैं बताता हूँ, अभी पहले इसमें क्या होता था, मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब जो मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये 2004 से क्या है ना, इसमें बहुत सारे सुधार आए हैं इस परीक्षाओं को लेके। तो ये सारे आपको इसमें, जैसे कि आपका ये निबंध का पेपर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं 2004 से आपकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो। फिलहाल इतनी आपकी नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि कब से कैसे क्या इसका इतिहास रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। यहाँ से हमारी कहानी आज रियल स्टार्ट होती है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 14 के पढ़ते हैं। और भाग 14 में आपको क्या दिया गया है, 308 से लेके 323 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे जो प्रथम अध्याय है जिसमें सेवाएं दी गई हैं। वन में क्या है, इसके सेवाएं हैं, जो आर्टिकल 308 से लेके 14 तक की बात करता है। इसमें सेवाओं के बारे में बात की गई है। और जो अध्याय इसका 2 है, जिसमें लोक सेवाएं आपकी दी गई हैं, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी स्टेट पब्लिक भी आ जाएंगी और संघ वाली भी आ जाएंगी, जो 315 से लेके 323 तक की जानकारी हमको देता है। और यही हमको बहुत फोकस से पढ़ना है। लेकिन हम इसमें भी पढ़ लेते हैं, एक आर्टिकल आपका ये पढ़ेंगे जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। 312 आर्टिकल, जो आपकी आपने सुना होगा ये टर्म अखिल भारतीय सर्विसेज, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज बोला जाता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो आपका आर्टिकल दिया गया है ना, वो 312 दिया गया है। तो आप इसको याद रखना, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सर्विसेज के लिए बोला जाता है। तो ये आर्टिकल आप याद रखना। बाकी सारे के सारे आर्टिकल आपके 315 से लेके 323 तक के हैं। देखिए इसमें क्या है, 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। 316 में कहा गया है नियुक्ति और योग्यता पदावधि त्यागपत्र की बात की गई है। फिर 317 में इसके हटाने की भी बात की गई, इनको हटाया भी जा सकता है। और 318 में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें की बात की गई है। और 319 में कहा गया है अध्यक्ष व सदस्यों की पुनः नियुक्ति भी हो सकती है क्या सर, तो इसके बारे में बात की गई है। और मैं बताऊंगा किन की हो सकती है किन की नहीं हो सकती है।
और 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं, जो संघ लोक सेवा बॉडी है वो क्या कार्य करती है भारत में, और लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार भी हो सकता है, मतलब इसके जो कार्य हैं उसको और बढ़ाया भी जा सकता है, ये बात आपकी 321 में है। और आर्टिकल 322 में संचित निधि पर इनके जो व्यय हैं, जो इनके वेतन होते हैं वो भारित होते हैं। आर्टिकल 323 में कहा गया है लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्टें हैं, मतलब जो भी लोक सेवा आयोग पूरे साल भर कार्य करता है ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, कैसे इंट्रोड्यूस करता है, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। अब एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले आपका अखिल भारतीय सेवाओं वाला ही आर्टिकल पढ़ लेते हैं, जो आर्टिकल 312 है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, ये बात आप याद रखना और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। ये 3 आर्टिकल दिए गए हैं 1 2 3 करके, आप भूल जाइए, आप भूल जाइए इन आर्टिकल्स को। मैंने ये केवल नॉलेज के आधार पे लिख दिए हैं, मतलब अगर आपको चाहिए हो तो आप इनको याद कर सकते हैं, वरना आपको कुछ नहीं। आप 312 में क्या देखिए, इसमें संसद राज्यसभा में उपस्थित प्लस मत देने वालों का 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करता है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये कैसे बनती हैं, तो ये संसद इनका निर्माण करती है, और संसद में भी क्या है, राज्यसभा में संसद का भी, क्योंकि राज्यसभा क्या है, ये पढ़े लिखे लोगों का सदन होता है। जो लोकसभा है वो पढ़े लिखे लोगों का सदन नहीं है, लेकिन राज्यसभा पढ़े लिखे लोगों का सदन है। तो इसी में बात की गई है, इसमें जितने भी सदस्य उपस्थित हों और जितने भी मत देने वाले हों वो 2/3 होने चाहिए और अखिल भारतीय सेवा का गठन कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे है। और अखिल भारतीय सेवाओं में कौन सी सेवाएं आती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आती है, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोला जाता है, और भारतीय पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज भी आती हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना अखिल भारतीय सेवाओं की, ये 1 जुलाई 1966 को होती है। कब होती है? 1 जुलाई 1966 को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना होती है। और अखिल भारतीय सेवाएं दरअसल आपको अभी मैं बता देता हूं कि 300 देखिए 312 के 3 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिसमें जिला न्यायाधीश भी शामिल होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ये भी आपकी क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं में ही आती हैं, चाहे आपके प्रशासन से संबंधित हों, चाहे पुलिस व्यवस्था से संबंधित हों, और चाहे आपकी क्या है न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हों, ये सारी की सारी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। देखिए IAS ये कार्मिक न्याय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मंत्रालय का ये क्या है, काम है। ये किसके अंतर्गत आता है? IAS का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। IPS की जो आपकी आती हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। IPS की जो आपकी जो मतलब जो अखिल भारतीय सर्विसेज है वो होम मिनिस्ट्री के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये पर्यावरण व गृह मंत्रालय दोनों के अंतर्गत ये आता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में बना था। हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं का जो भारतीय वन सेवा है, इसमें आपको यहाँ पे मैं भूल गया कि अखिल भारतीय जो वन सेवा है वो आपकी 1966 में आई थी, 1 जुलाई 1966 में आई थी। और ये जो अधिनियम बना था अखिल भारतीय अधिनियम का सेवाओं के लिए, ये 1951 में ही बन के तैयार हो गया था। इसमें आपकी IAS आई थी, IPS आई थी, और न्यायिक सर्विसेज भी इसमें थी। और ये तो आपको पता ही, IPS आपको कहाँ पे मिलेगी, गृह मंत्रालय के मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। IFS पर्यावरण और गृह मंत्रालय के, और ये आपका कार्मिक पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आपका क्या है, अफेयर वाला मामला इसमें देखने को मिलता है। ये तो हमने अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में देखा। अब हम अपना आर्टिकल 315 को पढ़ने वाले हैं, और आर्टिकल 315 में आपके संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, UPSC की बात करता है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 315 के आपके आर्टिकल 1 2 3 मैंने यहाँ पे बना के लाया हूँ। आपको ये कुछ भी ना याद रहे आर्टिकल, आपको सिर्फ 315 याद रखना है कि 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, और 315 में ही स्टेट यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है। तो ये दोनों बातें आपकी 315 के एक में ही दी गई हैं। और एक ज्वाइंट कमीशन होता है, मतलब ज्वाइंट PCS कमीशन होता है, जिसको ज्वाइंट PSC बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। और इसमें क्या होता है, ये सारे आपके 315 में ही मिलेंगे देखने को। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कमीशन बना दिया जाता है, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाता है, या राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से, या तो मतलब ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तो बनता ही है,
लेकिन इसमें राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं वो इसकी सहमति दें कि हाँ ऐसा होना चाहिए और आप बना दें, तब जाके ये क्या होता है, ज्वाइंट कमीशन बनता है जिसको जेपीएससी बोला जाता है। तो ये आप याद रखना, ये सारी बातें 315 में ही दी गई हैं। ऐसा नहीं आप समझना कि पीसीएस और यूपीएससी और जेपीएससी अलग अलग आर्टिकल में दी गई होंगी, नहीं, एक ही आर्टिकल है। और राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध रहता है, राज्यपाल का संघ लोक सेवा से अनुरोध क्या रहता है कि वो राज्य के मामलों में राज्य को कुछ सलाह दे सके। ये बातें भी, ये मतलब क्या होता है, राज्यपाल इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकता है कि राज्य के लिए कुछ सलाह भी दे सके। यहाँ पे मैंने वो लिखी नहीं है बात, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था और मैं लिख दूंगा अगर, या तो आगे कहीं पे मैंने लिखा होगा इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, 315 हमने देख लिया, अब 316 आर्टिकल को देखते हैं। बेसिक हमने क्या देखा, 315 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और आपका जेपीएससी को हमने देखने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 316, जिसमें नियुक्ति के बारे में बात की गई है, योग्यताओं के बारे में बात की गई है, पदावधि के बारे में बात की गई है, त्यागपत्र के बारे में बात की गई है। बहुत अच्छे से समझना, मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है ये कंटेंट, इतने बेहतर तरीके से डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट बहुत वीआईपी तरीके से डिजाइन किया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट इस पे तो आते ही नहीं है कभी कि कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। फिर भी हम, अरे एक बार अच्छा कमेंट कर दें कि थोड़ी हिम्मत ही बढ़ जाए कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। आर्टिकल 316 में इसके क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। देखिए 316 के 1, 2, 3 ये जो भी हैं वो ही हैं, मैं इसमें आपसे रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो रट सकते हैं। आर्टिकल 316 के वन में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। अब देखिए जो यूपीएससी और जेपीएससी है ना, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो स्टेट पीएससी है उसके सदस्यों की नियुक्ति आपकी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जो स्टेट पीएससी है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और जो यूपीएससी है और जेपीएससी, उसका राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। और यूपीएससी में जो सदस्य हैं वो आपका एक है, मतलब अध्यक्ष एक है और सदस्य आपके कितने हैं, 10। हालांकि ये संख्या निर्धारित नहीं है, ये संख्या आपकी क्या है, निर्धारित नहीं है कि इसमें इतने सदस्य होने चाहिए, लेकिन आपका क्या है, 10 सदस्य इस टाइम पे हैं। राष्ट्रपति इसकी सदस्य संख्या को निर्धारित करता है, अध्यक्ष तो एक ही रहेगा, लेकिन ये जो संख्या है ये निर्धारित आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है सर। योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। मतलब जो भी यूपीएससी और जेपीएससी और राज्यपाल के जो भी आपका क्या है, इसके अध्यक्ष और सदस्य बनाए जाएंगे, तो उनकी सबकी योग्यता आपकी यही है, उनकी सबकी एक ही योग्यता है, और वो योग्यता ये है कि उनमें से जो आधे सदस्य हैं उनको भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। यानी कि या तो वो राज्य लोक सेवा आयोग में प्रशासनिक के तौर पे रहा हो 10 वर्ष तक, या फिर संघ लोक सेवा आयोग में रहा हो, तब जाके उसको यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आई होगी। आर्टिकल 316 के 1A में कहा गया है, कार्यकारी अध्यक्ष की भी बात की गई है। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब जब कभी ऐसा हो कि अध्यक्ष तो एक ही होता है और वो अगर उपलब्ध नहीं हो, वो अवेलेबल ना हो किसी कारणवश, वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो छुट्टी पे हो, डेथ हो गई हो, कोई भी एबीसीडी कारण हो सकता है, उस मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा, वही यूपीएससी है या जेपीएससी है तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा कार्यकारी अध्यक्ष की, और अगर एसपीएससी है तो आपका क्या करेगा, राज्यपाल कर देगा। लेकिन ये बात आपको कहाँ पे मिलेगी देखने को, ये 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था, तो उसमें ऐसी बात की गई थी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सर। 316 के 2 में भी देख लीजिए, पदावधि और त्यागपत्र की बात की गई, मतलब उनका टाइम पीरियड कितना रहेगा और वो अपना इस्तीफा किसको देंगे। तो टाइम पीरियड इनका कितना रहता है, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है दोस्तों, ये देखिए 6 वर्ष की अवधि तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 6 वर्ष तक ये अपना कार्यकाल संभाल सकते हैं। 6 वर्ष की आयु तक ये अपना कार्यकाल, मतलब 6 वर्ष की आयु तक नहीं, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। लेकिन 6 वर्ष कैसे होता है, ये अधिकतम अपनी, यहाँ पे देखिए यूपीएससी का अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य है तो वो 65 वर्ष तक क्या करेगा, अपने कार्य को निर्वहन कर सकता है।
या तो 65 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक। क्या कहा मैंने? 65 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक। 65 वर्ष उसकी जब तक आयु नहीं हो जाती है तब तक वो कार्य कर सकता है, या फिर उसका टाइम पीरियड 6 वर्ष का पूरा हो गया हो तब वो अपने उससे हट सकता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, पहले तो आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में अध्यक्ष बनता है और वो 65 साल की एज में रिटायर हो जाएगा तो उसको कितना 5 ही वर्ष का तो कार्यकाल मिल पाया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लिया कि 50 वर्ष की एज में बना तो उसको 56 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 6 वर्ष तक को कार्य करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए यूपीएससी का है केवल 65 वर्ष, बाकी जेपीएससी और ये क्या बोलता हूँ इनका दोनों का 62 वर्ष है स्टेट पीएससी का अधिकतम आयु। अब ये जो अपना त्याग पत्र देंगे, ये देखिए सब बात वही है। यूपीएससी और जेपीएससी आपका राष्ट्रपति को देंगे और ये आपका किसको देंगे? ये राज्यपाल को देंगे त्याग पत्र। बिल्कुल सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं, बहुत क्रिटिकल वे में मैंने नहीं लिखी हैं, बहुत सिंपल वे में लिख के लाया हूँ, आपको समझ जाएंगी आराम से। और अगर इनको हटाने की बात की गई है तो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ऐसे इनको हटाया नहीं जा सकता। ये अपना इस्तीफा खुद दे सकते हैं, लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत मतलब एक निश्चित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हटा दो, चलो इनको हटाओ दूसरे को लगाओ, ऐसा थोड़ा ना होता है। बहुत ही मतलब एक निश्चित प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इसके अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं ये कोई ऐसे व्यक्ति तो होते ही नहीं है इधर से उठाया कोई मतलब इलेक्शन के थ्रू इसको चुन दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं, बहुत सिंसियरली वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब एकदम ऑनेस्ट पर्सन होते हैं। हालांकि फिर तो आप जानते ही हैं, तो ये वो व्यक्ति होते हैं, तो इनको हटाने की फिर भी प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है, आगे बात करेंगे। और 316 के 3 में कहा गया है इनके ये अपने पद पे पुनः नियुक्त नहीं होंगे। मतलब क्या है? ये जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये अपने पुनः उसी पद पे नियुक्त नहीं हो सकेंगे। जैसे कि अगर कोई भी यूपीएससी का अध्यक्ष था तो वो तो यूपीएससी का अध्यक्ष था तो अब वो यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। और अगर कोई यूपीएससी का सदस्य था तो वो यूपीएससी का सदस्य भी नहीं बन सकता। अगर कोई स्टेट पीएससी का अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष पे दोबारा नहीं आ सकता। मतलब ये जिस पद पे भी हैं उस पद पे नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, आर्टिकल 300 अगले वाले में बात करूँगा, उसमें बताऊँगा कौन सा पद किस व्यक्ति को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, इनको हटाने की बात की गई है, निलंबन की बात की गई है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि इनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आर्टिकल 317 के 1 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 317 के 1 में कहा गया है अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। देखिए क्या कहा गया इनकी, क्या कहा गया है? जो यूपीएससी है मैंने बताया था पीछे की स्लाइड में, मैंने बताया था कि यूपीएससी और जेपीएससी को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उनका इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही कबूल करेगा। लेकिन अगर उनको हटाने की बात की जाए तब चाहे वो यूपीएससी का व्यक्ति हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, तब राष्ट्रपति उनको हटाने की बात करेगा। हालांकि राज्यपाल से सलाह तो लेगा ही लेगा, राज्यपाल से सलाह तो लेगा, राज्यपाल की सलाह तो जरूरी ही होगी उसके लिए। लेकिन क्या है, वो हटाएगा तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। और हटाने का मतलब ये कोई ना कोई बात बनी होगी, कोई ना कोई बात ऐसी रही होगी, तब हटाने की बात होगी, तभी राष्ट्रपति हटाएगा। वैसे तो वो नॉर्मल अपना जो इस्तीफा है राज्यपाल को देके हट सकते हैं। अब उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक तो साबित कदाचार होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर ये कदाचार साबित हो जाना चाहिए कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, इनका मिस कैरेक्टर रहा है, इन्होंने बहुत मतलब एक तरीके से जो है अपना कार्य जो है ईमानदारी से नहीं किया है, बहुत इन्होंने घूसखोरी की है। ये तरीके बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आ सकती हैं। कदाचार का मतलब ही है उल्टे पुल्टे काम करना। और प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रक्रिया अनुच्छेद 145 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनको क्या है राष्ट्रपति हटाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद सलाह दी जाएगी, और सलाह क्या होगी? वो बाध्यकारी होगी। बाध्यकारी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जांच आपकी सही है, अब इनको हटाया जाना चाहिए, तब राष्ट्रपति उनको हटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ेगी और इन सदस्यों को हटाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, राष्ट्रपति इनको हटाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाएगा,
सीधी सीधी बात है बस। 317 में क्या कहा गया है, जांच के दौरान निलंबन, मतलब जब जांच चल रही हो तब क्या हो सकता है, तब देखिए यूपीएससी और जेपीएससी के उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, जांच के दौरान ही हटा सकता है कि चलो जांच हो रही है और मुझे लगता है कि तुमने गड़बड़ किया है, तुमने गलतियां की हैं, तो मैं तुमको हटा ही देता हूँ, जांच होती है होती रहने दो, जांच में मुझे लग रहा है तुम गलत पाए जाओगे, तब राष्ट्रपति उनको हटा देगा। और एसपीएससी है तो राष्ट्रपति की बाध्यकारी सलाह पर राज्यपाल भी उनको हटा सकता है। कहाँ राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल तो हर स्टेट में होता है और वहाँ अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो फिर राज्यपाल किस लिए, राज्यपाल कहेगा अच्छा राष्ट्रपति जी ये जो इसकी जांच हो रही है ना इस अध्यक्ष की, ये गड़बड़ मुझे लग रहा है तो मैं इसको हटा सकता हूँ। राष्ट्रपति की सलाह, बाध्यकारी सलाह पर ये हटा सकता है, मतलब राष्ट्रपति इसको जो भी सलाह देगा वो उसके लिए बाध्यकारी ही होगी और राज्यपाल उसको हटा सकता है, ये इसमें कहा गया है। और वैसे आपका क्या है, पूरी प्रक्रिया के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा तब उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। और 317 के 3 में क्या कहा गया है, अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के अन्य कदाचार भी हैं क्या। हाँ, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया या बैंकरप्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है, या अन्य वैतनिक कार्य करने लगे, अन्य वैतनिक कार्य जैसे वो यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य तो है ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो किसी अन्य कार्य में भी संलग्न हो गया है, किसी भी कंपनी का पार्टिसिपेट करने लगा, किसी का एड करने लगा है, कुछ भी ऐसी चीजें वो करने लगा है, तब जाके उसको हटाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक अक्षमता उसकी हो जाए, मतलब वो मेंटली पागल हो जाए, शारीरिक रूप से मतलब एक तरीके से वो काम ही ना कर पाए, उसकी ऐसी पोजीशन, उसकी हालत हो जाए कि वो कार्य करने के लिए रही ना, तब उसको हटाया जा सकता है। और इसमें क्या गया है 317 के 4 में, पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होंगे, निगमित कंपनी से करार, भारत राज्य सरकार की किसी संविदा का इच्छुक पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होंगे। ये यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट गड़बड़ लग रहा है, मैं देख लूँगा कि यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे बात यह है कि ये जो मतलब व्यक्ति हैं, निगमित कंपनी से करार, जैसे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कंपनी के साथ कोई करार कर लिया है तो वो क्या है, वो अपने उस पद से उसको हटना पड़ता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और भारत राज्य सरकार की किसी भी संविदा का इच्छुक है, मतलब कोई भी संविदा की जो नौकरियां होती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, उस पर अगर कोई इच्छुक है और वो आपने क्या है अपने पद पे भी है, तब भी उसको क्या है हटाया जा सकता है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको देख लूँगा और सही करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि हम जब इसको क्या करते हैं कट कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने ये वाली स्लाइड को कट कॉपी पेस्ट कर लिया था और इसमें देखिए यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं, तो सीधे सीधे यही बात आपकी रह गई है, सीधे सीधे वही बात रह गई है, तो यहाँ पे मैं देख लूँगा क्या था। अब आर्टिकल 318 का मैं देख लेता हूँ, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्य संख्या, वेतन आदि के बारे में मैं बात करता हूँ। जो यूपीएससी का जो सदस्य है या जेपीएससी का जो सदस्य या अध्यक्ष है उसके बारे में बात करूंगा, और जो स्टेट पीएससी का सदस्य है उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए जो जेपीएससी है या यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात करूंगा। इनकी जो संख्या है ना वो राष्ट्रपति तय करता है। इनकी संख्या को कौन तय करेगा, देखिए पहले मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। राष्ट्रपति क्या करेगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को क्या करेगा, उनको नियुक्त करेगा, अध्यक्षों की भी नियुक्ति करेगा। और ये बात एक कानून है, एक नियम है, 1969 का एक नियम है जिसमें इनके लिए बात की गई है। और 1969 के जो अधिनियम है उसकी धारा 3 में ये बात की गई है कि इनकी जो वेतन संख्या होगी, क्या होगी, वेतन होगी, मतलब इनकी जो संख्या होगी, वेतन में क्यों बोल रहा हूँ, इनकी जो संख्या होगी ना वो एक अध्यक्ष होगा और 10 आपके क्या होंगे, अधिकतम आपके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ना संख्या जो है ना, देखो अध्यक्ष तो एक ही होगा, लेकिन ये संख्या अभी तक संविधान में नहीं दी गई है, इसकी संख्या राष्ट्रपति ही तय करता है कि कितने होने चाहिए, ठीक है। और धारा 3 में ही कहा गया है इनके वेतन के बारे में, तो इनके वेतन के बारे में कहा गया है जो आपका अध्यक्ष होगा ना उसके वेतन के बारे में कहा गया है कि इसका 2.5 लाख वेतन होगा और सदस्यों का वेतन आपका 2,25,000 होगा, यानी कि 2.25 लाख वेतन होगा।
ये इनके क्या है, संख्या और वेतन की बात की गई है। कोई ज़्यादा लॉजिकल बातें तो है नहीं। देखिए, राष्ट्रपति इनकी तय करेगा, एक अध्यक्ष होगा, 10 आपके सदस्य होंगे, वेतन आपका अध्यक्ष का 2.5 लाख होगा और सदस्य का आपका 2.25 लाख होगा। बस सिंपल सी बात है। और इधर स्टेट पीएससी वाले में देख लीजिए, राज्यपाल क्या करेगा, एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल एक ही अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और कुछ अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ये संख्या राज्यपाल ही निर्धारित करेगा कि कितने सदस्य हो सकते हैं। वैसे तो एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेट नहीं है कितने सदस्य होते हैं स्टेट पीएससी में। तो ये संख्या राज्यपाल, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सदस्य होते होंगे, तो मैं कैसे डेफिनेट कर दूं कि इतने ही होते होंगे या इतने हैं इस टाइम पे। तो ये कौन है, राज्यपाल इनकी संख्या को निर्धारित करता है। अब आर्टिकल 319 में देखिए क्या है, इनकी पुनः नियुक्ति के बारे में बात की गई है। पुनः नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि मैंने कहा था पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं। देखिए, जो यूपीएससी का अध्यक्ष है ये तो पुनः नियुक्त नहीं होगा, किसी भी पद पे पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है, किसी भी पद पे नहीं हो सकता है। लेकिन जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं, केवल सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वो केवल किन पदों पे, जैसे कि कोई सदस्य था, मान लिया यूपीएससी का एक सदस्य है, तो उसे अगली बार क्या बनाया जा सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। या यूपीएससी का सदस्य था तो वो क्या कर सकता है, वो जेपीएससी का सदस्य भी बन सकता है या जेपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। जेपीएससी बोले या यूपीएससी बोले या एसपीएससी का भी अध्यक्ष हो सकता है। मतलब वो जिस पद पे है ना, उस पद पे नहीं हो सकता है, दूसरे पे जा सकता है। समझे बात आप। जैसे यहाँ का यूपीएससी का सदस्य था तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या जेपीएससी का एसपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। मतलब इन पदों पे वो नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष किसी भी पद पे नियुक्त नहीं होगा। और आगे देखिए और भी, अब जो एसपीएससी का मामला है, जैसे कोई भी व्यक्ति एसपीएससी का अध्यक्ष है तो वो भी किसी भी पद पे जा सकता है, लेकिन वो किस पे जा सकता है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। मतलब वो जिस, मान लिया यूपी का जो स्टेट पीसीएस है उसका कोई व्यक्ति सदस्य है या अध्यक्ष है, तो वो अब मध्य प्रदेश के जो एसपीएससी है उसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है। और मतलब उसका अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य नहीं बनेगा, अपने से ऊपर ही लेवल पे जाएगा, अध्यक्ष बन सकता है। और अगर कोई सदस्य हो तो वो केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या उसी अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। देखिए, मैंने तो दोनों में सेम बातें लिखी हैं और सेम बातें बिल्कुल भी लागू भी होती हैं। तो ये क्या है, आप समझ गए होंगे। मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष या सदस्य है तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, और या किसी अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। केवल इन्हीं पदों पे क्या है, इन पदों पर केवल नियुक्त हो सकता है और किसी पर भी नहीं, और किसी पर भी नहीं, केवल इन्हीं पदों पे। मतलब वो चाहे तो क्या कोई और नहीं कोई सरकारी पद पे जा सकता है, नहीं जा सकता है सर। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आता है आपका आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में जानकारी देता है। मतलब ये जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये जो नियुक्त हो गए हैं, अब ये क्या कार्य करेंगे, अब ये वो कार्य करेंगे जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम कराना है, यूपीएससी में लोगों का चयन कराना है, उनके लिए प्रशासन की सुविधा कराना है। तो ये जो प्रशासन व्यवस्था की पूरा संचालन के लिए जो नियुक्तियां होंगी ना, वो ये करेंगे। अब तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं। आर्टिकल 320 का 1 कहता है यूपीएससी संघ की सेवाओं में नियुक्तियां करेगा। जैसे कि यूपीएससी में जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, इनकी क्या है, नियुक्तियां करेंगे। ठीक है। और एसपीएससी राज्य की सेवाओं में नियुक्तियां करेंगे। आप जानते हैं जो पीसीएस की निकलती हैं, आरओ पीसीएस की निकलती हैं, तो इनकी नियुक्तियां कौन करेगा, ये आपका क्या करेगा, एसपीएससी करेगा। यूपीएससी राज्यों की संयुक्त मतलब जेपीएससी की नियुक्तियों में भी सहायता करेगा। यूपीएससी क्या है, जो जेपीएससी होता है ना, हालांकि जेपीएससी तो खुद ही एक बॉडी बनाई गई है कि वो संयुक्त सर्विसेज को क्या करेगा, नियुक्ति करेगा।
लेकिन यूपीएससी उसकी हेल्प भी करेगा इस मामले में। और यूपीएससी निम्न सलाह देगा क्या, सिविल सेवा के नियम क्या होने चाहिए, कैसे परीक्षा होनी चाहिए, मेंस कब होना चाहिए, प्रीलिम्स क्या होना चाहिए, इनमें क्या जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी आपके क्या हैं रूल रेगुलेशंस होंगे, वो आपके यही फॉलो कराएंगे। और परीक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, पदोन्नति और स्थानांतरण कैसे होना चाहिए। पदोन्नति भी होती है, जैसे कोई अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर वो पीसीएस है तो उसको आईएएस के पद पे पहुंचा दिया जाता है, वो उसकी पदोन्नति कहलाती है। या उनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र किया जाता है एक राज्य से या एक स्टेट से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उनका क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ये यूपीएससी की सलाह पर ही होता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिन के भीतर विधायिका में प्रस्तुत करने होंगे। राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं ना, जो भी नियम बनाए गए वो 14 दिन के अंदर विधायिका में प्रस्तुत होते हैं और वहाँ से ये पास होते हैं। तो ये इसमें कहा गया है, ये संघ लोक सेवा आयोग की बात है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी कानून नियम बनाएगा राष्ट्रपति राज्यपाल, उसको विधायिका में पास कराना होगा 14 दिन के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं इनके विस्तार, जैसे कि यूपीएससी का ये कार्य हैं, जो भी ये कार्य करते हैं, इनके कार्यों को और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि ये नियुक्तियां वगैरह तो करते ही करते हैं, अब संसद चाहे तो इनसे और भी कार्य करा सकती है, और भी कार्य इनको दे सकती है कि आप ये भी कार्य करो, ये कार्य बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो ये संसद इनके लिए कार्यों का विस्तार कर सकती है। और स्टेट पीएससी में क्या है, विधानमंडल कर सकता है इनके लिए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इनके कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, या लोकसभा के पास है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए संसद के पास है। 322 में क्या कहा गया है, यूपीएससी के व्यय, यूपीएससी के व्यय और एसपीएससी के व्यय खर्चों की बात की गई है। तो यूपीएससी के जो व्यय होंगे, जैसे यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य की सैलरी है ना, वो किस पे निर्धारित होगी, वो भारत की संचित निधि पे ही भारित होगी। मतलब भारत की संचित निधि से वो दी जाएगी। और स्टेट पीएससी की बात आए तो वो आपकी कहाँ से, राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। आर्टिकल 323 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्टें, जो भी लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टें होंगी, मतलब इन्होंने जो भी साल भर काम किया, लोगों की नियुक्तियां की, सेवाओं में नियुक्तियां की, उनके पदोन्नति की बात की, स्थानांतरण की बात की, जो भी कार्य किए हैं पूरे साल, जो भी कुछ भी हुआ है, तो यूपीएससी के अंतर्गत जो भी कुछ होगा, राष्ट्रपति उसकी पूरी रिपोर्ट, ये जो यूपीएससी है ना, ये अपनी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, प्रतिवर्ष संसद में जाएगी और राष्ट्रपति के जरिए जाएगी। यूपीएससी की जो पूरी रिपोर्ट है राष्ट्रपति के जरिए कहाँ पे जाएगी, संसद में पेश होगी और प्रतिवर्ष इसकी पेशकश होगी। इधर आपका कौन करेगा, स्टेट वाले में राज्यपाल करेगा ऐसा काम, और ये राज्य के विधानमंडल में करेगा। और प्रतिवर्ष इसका काम ऐसा होगा कि ये देखिए पूरे साल में इतनी नियुक्तियाँ हुई हैं, इतने लोगों का वो हुआ है, त्याग पत्र हुआ है, इतने लोगों को हमने क्या किया, स्थानांतरण किया है, और इतने लोगों की हमने पदोन्नति की है। और ये बातें अगर स्टेट पीएससी की हैं तो वो विधानमंडल में राज्यपाल करेगा, और अगर वो यूपीएससी के हैं तो राष्ट्रपति करेगा, और वो कहाँ पे, संसद में करेगा। तो ये आपका क्या था, आज का हमारा ये टॉपिक था। और कैसा आपको लगा है, कैसी आज की आपको क्लास लगी है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर, इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस पर पीडीएफ मिल जाती है, इसकी क्लास वाली पीडीएफ। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए क्या है, आपको पे करना पड़ता है, और आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलती है जिसमें सारा कुछ दिया रहता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।